नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में मैं मुनि विक्रांत शर्मा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं सामान्य अध्ययन मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी का मेंस का प्रथम प्रश्न पत्र। सन 2021 का ये मेंस का एग्जाम है, जो कि 17 जुलाई 2023 को ये पेपर संपन्न हुआ। तो प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें 2 खंड हैं, आ और बा, 150 अंक के, 3 घंटे का समय है। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो पहला भाग है इतिहास वाला, उसको आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बी पार्ट को एनालाइज करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस काफी सारी तरह के आते हैं, 10 वर्ड के, 50 वर्ड के, 200 वर्ड के। सबसे पहली जो आवश्यकता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, वो यह है कि आप ये समझ पाए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे अपेक्षा क्या है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखें। काफ़ी सारे ऑनलाइन क्लासेस में इनके सॉल्यूशंस दिए होंगे या आपके सामने आगे प्रस्तुत करेंगे। उसमें आपको कीवर्ड्स में बताया गया है। हम चाहते हैं कि पूरा एक एनालाइज आपको दिया जाए कि आपको इस क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना था। अब बात की जाए पेपर के स्वरूप की, कुछ लोग कह रहे हैं सर काफ़ी टफ पेपर था। अगर आपको ये पेपर टफ लग रहे हैं तो फिर शायद इस क्षेत्र में चयन आपका मुश्किल है, क्योंकि आसान सवाल तो इसमें आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चन लिखना होता है, ये सारी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस आपको करनी है। इनको आपको वर्ड लिमिट आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जितने वर्ड्स में आपसे पूछा गया है उतने वर्ड्स में ही आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करना है। इधर उधर की बातें नहीं करनी। जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है उस पर स्ट्रेट आप सॉल्व करेंगे, सीधा आप वहां से आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो अब चर्चा करते हैं आगे। इसमें जैसे सेक्शन 1 में इतिहास का पोर्शन आपको दिया गया है, तो इसमें 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु इन्होंने आदर्श सीमा दी है 10 शब्द या 1 पंक्ति। सभी अनुवाद हैं। 3 अंक का एक प्रश्न है। तो इसमें जो आपसे दिया है वो इन्होंने दिया है, पहला आपको दिया है जो क्वेश्चन, वो इन्होंने आपसे पूछा है कौमुदी महोत्सव। आप कहेंगे सर कौमुदी महोत्सव, इसमें लिखा क्या जाना है? इसमें जो लिखा जाना था वो लिखा जाना था कि विज्जिका या विजय भट्टारिका की एक नाट्य रचना है। कर्नाटक की रानी थी। यह नाटक पाटलिपुत्र के राजकुमार कल्याण वर्मन के जीवन पर आधारित है। इसमें से आपने कुछ भी लिखा हो, इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही जाएगा। अगर ये तीनों ही चीजें आप एक ही पंक्ति में लिखने में सफल हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये तो सेकंड इसमें दिया गया है सूत्राध्यक्ष। ये सर सूत्राध्यक्ष क्या है? सूत्राध्यक्ष क्या था? यह मौर्य प्रशासन में कताई बुनाई विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था सूत्राध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। श्री हर्ष सियक, ये कौन थे? तो इनके बारे में जो जानकारी आपको देनी थी उसमें आप दे सकते थे कि परमाणु की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे, या इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर राष्ट्रकूट नरेश को पराजित किया था। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते थे। यहाँ पर आपको एनालाइज करना है कि आपसे पूछा क्या था और आपने लिखा क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपका लास्ट मेंस है। अगर किसी कारणवश आपका नहीं हो पाता तो आप आगे भी मेंस देंगे, तो उसके लिए रणनीति आपको अभी से तैयार करनी होगी। क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट आपको समझनी होगी कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगले इन्होंने हेडिंग दी हुआ है ख्वाजा ताश। अब ख्वाजा ताश क्या था? तो याद रखिएगा कि एक ही स्वामी के जो दास होते हैं वो आपस में ख्वाजा ताश कहलाते थे। एक ही स्वामी के दास आपस में ख्वाजा ताश कहलाते थे। अब आप कहेंगे सर इतनी चीजों को हम कैसे लिखें, कैसे तैयार करें? सबसे पहले तो आदत डालिए ये काउंट करने की कि आप एक लाइन में कितने वर्ड लिख रहे हैं। सपोज कीजिए आप एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हैं, तो आपका 50 वर्ड का क्वेश्चन 5 लाइनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह की हैबिट आपको डालनी होगी। लिखने की प्रैक्टिस करें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे अगर मेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो।
आगे इसमें आपसे पूछ रहे हैं चांद बीबी। भाई चांद बीबी के विषय में क्या जानते हैं? इनके विषय में आप लिख सकते थे कि अकबर से अहमदनगर की इन्होंने रक्षा की थी। चांद खातून या चांद सुल्ताना भी इनके अन्य नाम थे। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते थे। अमीनी आयोग, अमीनी आयोग क्या था? तो इसमें डाला जा सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व से संबंधित मामलों के लिए 1776 में इस आयोग की स्थापना की थी। आगे है इसमें बाकाश्त। बाकाश्त ये क्या थे भाई? बाकाश्त वो भूमि थी जो मूल रूप से किराएदारों की थी, लेकिन बकाया भुगतान न करने के कारण जमींदारों ने उन पर कब्जा कर लिया था। ये आपको कला सीखनी पड़ेगी कि एक लाइन में आप अधिक से अधिक चीजों को शामिल कर पाए, और ये आएगा केवल प्रैक्टिस से। इसकी कोई कोचिंग नहीं होती, कोई इसकी किताब नहीं होती। ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दिया है आपसे हृदयनाथ कुंजरू। भाई ये कौन थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये इनका जन्म 1 अक्टूबर 1887 को प्रयागराज में हुआ था। तो आप लिख सकते थे। अब आप कहेंगे कि सर ये पूरे ही कुछ सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपके छूटेंगे भी, क्योंकि आप 100% सॉल्व नहीं कर पाएंगे पेपर को। ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपकी नजरों से छूट जाते हैं या आप उनके आंसर्स नहीं कर पाते हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी कंपटीशन में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता बिल। तो भारतीय स्वतंत्रता बिल ये क्या था भाई? 4 जुलाई भारत को आजाद करने के लिए जो बिल आया था, सरल भाषा में कहूं तो वो था भारतीय स्वतंत्रता बिल। 4 जुलाई 1947 को यह ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, 18 जुलाई को पारित हुआ। ब्रिटेन शासित भारत को भारत और पाकिस्तान राज्यों में देशों में बांट दिया गया इसके द्वारा। तो इतना टफ क्वेश्चन पेपर था नहीं जितना लग रहा है। चलिए अगला इसमें आपसे पूछा गया करमवीर। ये क्या था भाई? ये माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा संपादित एक पत्रिका है। उसके बाद आपसे पूछा है माचा। तो यह मालवा का प्रमुख लोकनाट्य है जिसके प्रवर्तक बाल मुकुंद जी थे। अगला पूछा है आपसे जीजाक भुक्ति। भाई जीजाक भुक्ति क्या थी? जीजाक भुक्ति से पहले है बरमान मेला। बरमान मेला क्या था? देखिए बरमान जो जगह है यह ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली है। यहाँ मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक मेला लगता है। वो इन क्वेश्चन से जानना चाहता है कि आपने इनके बारे में कभी सुना भी है या नहीं, इसीलिए वो आपसे ये कंफर्म कर रहा है कि भाई हाँ आप इनके बारे में जानते हैं। अगला है जीजाक भुक्ति। ये क्या था भाई? ये चंदेलों की राजधानी थी। नेक्स्ट इन्होंने दिया है तुकोजी राव तृतीय होलकर। तो होलकर वंश के राजा शिवाजी राव होलकर के पुत्र हैं। शासनकाल इनका 26 नवंबर 1890 से 21 मई 1978 तक था। इसके बाद आपसे दोस्त मोहम्मद खान पूछे गए हैं। तो ये बराकजई राजवंश का संस्थापक था। कौन था? बराकजई राजवंश का संस्थापक था तथा प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के समय अफगानिस्तान के प्रमुख शासकों में से ये एक था, दोस्त मोहम्मद खान। तो ये 1 लाइन के जो क्वेश्चंस थे आपके, वो हमने आपके टैकल किए। आपको बताया गया कि आपने जो सुना है या जो आप जानते हैं उसे आपको पिन पॉइंटेड लिखना है। ज़्यादा जानते हैं तो कोशिश करें वो समस्त जानकारी को आप किस प्रकार से 10 वर्ड में दे सकते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को टैकल करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आगे ये सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। समय सीमा है 50, अंक हैं 5। तो इसमें आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बृहद स्नानागार पर टिप्पणी लिखी आपसे पूछा गया है 50 वर्ड में। बृहद, जिसने भी इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है उसने बृहद स्नानागार के बारे में अवश्य सुना होगा। तो उसके बारे में 50 शब्द आपको इसमें लिखने हैं। आप इसमें लिख सकते थे कि रखालदास बनर्जी द्वारा खोजे गए मोहनजोदड़ो नामक स्थल से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। यह स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा था। ये इंफॉर्मेशन आप जान सकते थे
इसके अलावा अगर आपके पास कोई अलग इंफॉर्मेशन थी तो वो आप डाल सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन इजी था काफी आपका। इसके बाद आपसे भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों के बारे में पूछा गया है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में आते आते पंच महायज्ञ और 3 ऋणों का विधान आया था। तो ये 3 ऋणों के बारे में इसमें लिखना है। कौन कौन से होते थे? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देवताओं के प्रति कृतज्ञ अपने आप को या उनके देवताओं की तुष्टि के लिए आपको एक यज्ञ करना था, जिसे देव ऋण कहा गया। पितृ ऋण अपनी ऐसी संतान को उत्पन्न करके आप पितृ ऋण को चुका सकते हैं। ऋषि ऋण गुरु तथा गुरुओं के लिए जो ऋण था वो आपको दिया गया था। तो तीनों ऋण का आप इसके बारे में इजी क्वेश्चन थे दोनों। 50 क्वेश्चन में आप इजीली इन्हें 50 वर्ड्स में आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, दीवाने कोही क्या है? इसके बारे में भी आप इजीली 50 वर्डों में लिख सकते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग था। इस विभाग के अधिकारी को अमीर कोही कहा जाता था। इस विभाग का उद्देश्य दोआब में खेती की स्थिति में सुधार करना था। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है इसमें से। सालबाई की संधि के बारे में भी आपने सुना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ 100% क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व नहीं करना। तो अगर कुछ आपके पोर्शन छूट भी गए हैं तो आपको परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता कतई नहीं है। ठीक है। तो सालबाई की संधि, इसमें आप लिख सकते थे यह संधि, इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था। यह संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के मध्य हुई। संधि की शर्तों के तहत कंपनी ने सालसेट और भरूच पर नियंत्रण बनाए रखा और गारंटी ली कि मराठा मैसूर के हैदर अली को हरा देंगे और कर्नाटक क्षेत्र को वापस हासिल कर लेंगे। मराठों ने भी यह गारंटी दी कि फ्रांसीसी अपने क्षेत्रों पर बस्तियां स्थापित करने से प्रतिबंधित होंगे। इसका अगर 60% भी आपने लिख दिया है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह के बारे में आपसे पूछा गया है। सन्यासी विद्रोह ये भी आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 1763 से 18 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने उग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। यह आंदोलन अधिकांशतः उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार प्रांतों में हुए थे। कीना सरकार, द्विज नारायण, मंजर शाह इत्यादि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह भी इजीली आप लिख सकते थे इस चीज को। तो आपको ये देखना है यहाँ हम जो बता रहे हैं, क्या आपने ये क्वेश्चन में के आंसर में आपने ये लिखा है? अगर आप आगे तैयारी करते हैं तो आपको क्या लिखना है? आपको भूमिका बनाने की अपेक्षा आपसे इन क्वेश्चंस में नहीं की जाती। ज्यादा ज्ञान ना दें, जितना पूछ रहा है पिन पॉइंटेड उतना ही लिखें। ठीक है ना। अब इसके बाद आपसे पूछा है भारत सेवक मंडल क्या है। तो भारत सेवक मंडल के बारे में आपने कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हो, जैसे कि इसकी स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकसित करना था। राष्ट्रीय पर्याप्तता को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक ताकत का निर्माण करना था। तो ये सारी जो हम भी बता रहे हैं छोटी छोटी टिप्पणी है, शॉर्ट नोट्स है। इस तरह के शॉर्ट नोट्स काफी सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। हम गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं प्री निकलने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। दोनों तैयारियां आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहे 4 महीने में 4 महीने तो वो तो आपको लास्ट में जो करंट अफेयर्स है इस तरह की चीजों को कवर करने में चले जाएंगे। इन चीजों की तैयारी तो आपको पहले से करनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि क्वेश्चंस आएंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखकर यह आप एनालाइज कर सकते हैं कि किन पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आपको 100% नहीं मिलेगी अपने बनाए नोट्स में, 70% भी मिलता है तो आपका काम हो जाएगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि राजा बख्तावर सिंह के विषय में क्या जानते हैं। अब बहुत से लोग होंगे, आप लोगों ने या हम लोगों ने, काफी लोग होंगे जिन्होंने इनके बारे में नहीं सुना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपसे पूछा गया बख्तावर सिंह जी के बारे में तो कौन थे, तो ये आपको बताना था या जिन्होंने लिखा है उनको लिखना था कि मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा कस्बे के शासक थे, जिन्होंने
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के बाद छलपूर्वक अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। 1858 में इंदौर के महाराजा यशवंत चिकित्सालय परिसर के एक नीम के पेड़ पर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये चीजें आपको इसमें डालनी थी। चित्रकूट के विषय में आपसे पूछा गया है। महाभारत रामायण में आपने पढ़ा होगा कि चित्रकूट वह स्थान था जहाँ भगवान राम और भरत का मिलन हुआ था या भरत मिलाप हुआ था। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। आपको कुछ ना कुछ इसमें लिखना था, बिल्कुल ब्लैंक। सबसे पहले तो क्वेश्चन में सही इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है वो आपको लिखनी है। जितना जानते हैं उतना तो आप लिख कर आइए उसमें कम से कम। इसके बाद आपसे मंदसौर की संधि के बारे में पूछा गया है कि भाई मंदसौर की संधि क्या थी। तो इसके बारे में जो विवेचन आपको लिखना था वो भी इन शॉर्ट आपको इतना ही देना था कि यह संधि 6 जनवरी 1818 को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मल्हारराव होलकर द्वितीय द्वारा की गई। इस संधि द्वारा उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और करौली के राजाओं पर लागू कर एवं उपहार के दावे को अंग्रेज को देना महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें देखें कि महाराजा रघुराज सिंह के विषय में आपसे पूछा गया है कि भाई ये महाराजा रघुराज सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आप क्या जानते हैं, जो आप जानते हैं वह भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर्स कैसे देखेंगे, क्या पता करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं हमें। आपको जो इन चीज़ों पर और नॉलेज है उसके बारे में हमसे शेयर कर सकते हैं। कहीं अगर हम गलत हैं या आप गलत हैं तो उस पर डिस्कस करके सही किया जा सकता है। तो महाराजा रघुनाथ सिंह के विषय में क्या लिखना था कि भरतपुर के राजा रघुनाथ सिंह का जन्म 7 जनवरी 1887 को खास कोठी लोहागढ़ भरतपुर में हुआ। इनके पिता महाराज ब्रजेंद्र सवाई राम सिंह और मां का नाम रानी दरियाब कौर था। 1911 के दिल्ली दरबार में इन्हें रजत पदक मिला था। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन हुआ ये हुआ आपके 50 वर्ड्स के क्वेश्चन तक का, कि 50 वर्ड के क्वेश्चन तक आपको कहाँ कैसे टैकल करने थे। अभी आते हैं आपके 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न है तो 200 शब्दों में आपको इनके आंसर लिखने हैं। 11 नंबर का एक प्रश्न है। इसमें अब आप कहेंगे कि सर इसमें भूमिका बनाएंगे तो आप अपनी बात कहाँ कह पाएंगे। अगर भूमिका बनाने में आप इतने समर्थ हैं कि 1 या 2 लाइनों में आप भूमिका बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी इतने टफ नहीं है, ये क्वेश्चंस भी काफी इजी हैं। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिए। आप सबने ऋग्वैदिक काल को पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें था क्या, लिखना क्या था। कबीलाई समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। 5 कबीले जिन्हें पंचजन्य कहा जाता है उनका वर्णन मिलता है। अगर नाम याद थे तो नाम लिख सकते थे इन 5 कबीलों की, यदुद्रहु, अनुत्रुवस, पुरुकुरुवस। ठीक है ना। ऋग्वेद में आप लिख सकते थे कि सभा, समिति, विदत, गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। महिलाएं भी सभाओं एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी होता था। ऋग्वेद में सेनानी या सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो राजा की सहायता के लिए थे। पुरोहित का पद वंशानुगत था। जो तीनों आपने समिति ऊपर लिखी हैं, विदत, सभा, समिति, इनके बारे में एक लाइन लिख सकते थे। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा में लिख सकते थे कि वृद्ध और संभ्रांत लोगों की संस्था थी तथा समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। तो ये आप इस क्वेश्चन में डाल सकते थे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता। जिन्होंने डाला है उनके नंबर अच्छे आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है ये भी क्वेश्चन इजी है। अशोक के धम्म के बारे में पूछा है। अशोक का धम्म क्या था। अगर बेसिकली देखा जाए तो अशोक का धम्म सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार था। क्या था, सभी धर्मों की अच्छाई का सार था, वो था अशोक का धम्म। अशोक, तो इसमें आपने जो लिखा है, क्या लिखा है इसमें जो लिखना था आपको कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उनके अभिलेख में धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, राहुल वाद सूत्र से ली गई है। दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है।
पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य एवं कर्म शुद्धि, यही धर्म बताया गया है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता, दया, दान, प्राणियों का वध न करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों इत्यादि के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार, यही सब क्या थे? अशोक के धर्म के आदर्श थे और यही आपको लिखना था इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर सकते थे इजीली, ये भी इतना टफ नहीं था कि गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक मुगल और सिखों के संबंधों पर आपको प्रकाश डालने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसके बारे में आपको लिखना था 200 शब्दों में मात्र। इसमें आप क्या लिख सकते थे कि गुरु नानक देव का वास्ता जो है बाबर से तब पड़ा था जब साम्राज्य स्थापना की कोशिश में 1524 में पंजाब के एमनाबाद पर बाबर ने आक्रमण किया। अन्य बंदियों के समान गुरु नानक देव ने भी कष्ट सहे। जब बाबर को उनकी महानता के विषय में पता चला तो उसने गुरु नानक को रिहा कर दिया। गुरु नानक ने बाबर के आक्रमण और अत्याचारों को पाप दिगंज की संज्ञा दी। अगर ये लाइन ना भी याद रहती तो भी चलता। पाप दिगंज की संज्ञा दी। हुमायूं के काल में, ये आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना था। हुमायूं के काल में गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव को अपने धर्म प्रचार के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की तथा उसकी पुत्री को कई गांव भेंट किए। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा भूमि प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर आज अमृतसर की स्थापना की गई है। गुरु अर्जुन देव को अपने बगावती पुत्र खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बना लिया और बाद में उनकी हत्या करा दी। और इस घटना के बाद मुगल और सिखों के संबंध बिगड़ने लगे। अगले गुरु हरगोविंद सिंह ने मुगलों का विरोध करना आरंभ किया। कुछ राजनीतिक कारणों से गुरु हरगोविंद सिंह को जेल में डाल दिया गया। जहांगीर की मृत्यु के बाद उन्हें रिहा किया गया। सिख जाति को सुदृढ़ करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया और अंत में उनका वध करवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के कट्टर संप्रदाय से बदला लिया। इसमें आपको डालना था कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को कट्टर संप्रदाय में बदला। मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने बहादुर शाह प्रथम की मदद की। तो ये क्या थे? ये गुरु नानक से गोविंद सिंह तक एनालाइज था। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो युद्ध भी हुआ था औरंगजेब के साथ, काफी चीजें ऐसी थी जो कि इसमें डाली जा सकती थी। हमने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि क्या क्या चीजें आप इसमें डाल सकते थे। बहुत से हो सकता है क्वेश्चन से ये चीजें आपने न डाल के कुछ और डाला हो, वो क्वेश्चन भी आपके सही होंगे। ठीक है, अब आगे जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो आपसे पूछा गया है, वो पूछा है कि शिवाजी के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। तो ये आपको पता होगा कि शिवाजी महाराज का शासन प्रबंध किस तरह का था। अष्ट प्रधानों के माध्यम से उनका जो प्रशासन था वो संचालित होता था। इन अष्ट प्रधानों के बारे में आपको इसमें लिखना था। इसमें आपको लिखना था सीधा सीधा स्ट्रेटली कि शासन में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती थी। कर्मचारियों को नगद वेतन दिया जाता था। राजस्व क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। शिवाजी के राज्य को स्वराज कहा जाता था। जिन मुगल क्षेत्रों पर मराठों का वास्तविक आधिपत्य था उन्हें मुगलई कहा जाता था। स्वराज के नीचे संभाग थे। संभाग को प्रांतों में तथा प्रांतों को महलों में बांटा गया था। महल में कई ग्राम होते थे। प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य आधार दुर्ग थे। प्रशासन में सहयोग देने के लिए 8 मंत्री थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। इनकी जो भूमिका थी वो सलाहकारी थी, अर्थात यह केवल परामर्श देते थे। इनके द्वारा दिया गया परामर्श शिवाजी पर बाध्य नहीं था। अब इन 8 प्रधानों के नाम आपको लिखने थे। वहाँ पेशवा जो कि प्रशासन का प्रमुख था, सर ए नौबत सेनापति, अमात्य मजूमदार राजस्व विभाग का प्रमुख, सचिव या सुरनीस पत्र व्यवहार का प्रमुख, मंत्री या वाक्यानवीस दरबार के प्रतिदिन के क्रियाकलापों को लिखता था, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री, पंडित राव धर्म विभाग का प्रमुख, न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख। तो ये सारी चीजें आपको इन शॉर्ट लिख देनी थी वहां पर। तो ये जो आपको बता रहे हैं ये आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है
कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। सिलेक्शन के लिए आपको लिखना क्या है ये यहाँ आपको बता रहे हैं। इन चीज़ों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप क्या था, क्या उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है। तो यहाँ आपसे आपकी राय पूछता है। याद रखिए, वहाँ आपको अपनी राय नहीं देनी है। बहुत से एक्सपर्ट्स ने पहले ही सकारात्मक राय प्रस्तुत कर चुके हैं या सकारात्मक उस विषय में चर्चा कर चुके हैं। हमें इस एग्जाम में सकारात्मक पक्ष को देखना है, सकारात्मकता लेकर आपके क्वेश्चन की राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना था, इसमें आपको सिंपली लिखना था कि अलग अलग बहुत से विद्वान थे जिन्होंने कि इस विद्रोह की प्रकृति के विषय में अलग अलग मत प्रकट किए हैं। सर जॉन लॉरेंस और सीले थे जिन्होंने बताया कि ये सैनिक विद्रोह था। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते थे कि प्रारंभ में सेना ने इस विद्रोह को आरंभ जरूर किया, लेकिन सभी स्थानों पर सेना तक यह सीमित नहीं रहा। सभी सैनिक इसमें शामिल भी नहीं हुए, बल्कि अधिकांश सैनिक जो थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ थे। तो इसमें जो लोग आए वो सामान्य जनता के बीच से आए विद्रोह करने। तो इस प्रकार से सैनिक प्रकृति भी इस विद्रोह की नहीं हो सकती। कहीं कहीं कहा गया है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, जैसे मिस्टर रीज ने कहा है। तो इसमें भी आप लिख सकते थे कि दोनों ही तरफ से अपनी जातियों को छुपाने के लिए धर्म का हवाला दिया गया। कुछ ने लिखा है कि बर्बरता सभ्यता का युद्ध था, जैसे होम्स महोदय ने लिखा है। तो इसमें भी आप लिख सकते थे, इसमें बताया गया है कि अंग्रेज सभ्य थे और हिंदुस्तानी क्या थे, बर्बर। तो यहाँ भी आप लिख सकते थे कि बर्बरता एक तरफ से नहीं थी, दोनों तरफ से थी। बहुत से जो इनके सेनाधिकारी थे लोगों को गोली मार दी गई, लोगों को फांसी पर लटका दिया गया इन पेड़ों पर। तो बर्बरता क्या थी, दोनों तरफ से थी। हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, आउटरम और टेलर महोदय ने लिखा है। इसी प्रकार वीर सावरकर महोदय ने भी लिखा है कि यह एक स्वतंत्रता, सुनिश्चित रूप से यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। हमको इसी पॉइंट के समर्थन में अपने ज़्यादा झुकना है, इसी तरफ हमें। और लास्ट में हमें कंक्लूजन पर आना है कि भले ही विद्रोह का स्वरूप या विद्रोह की प्रकृति जो भी थी, लेकिन अंत में इस विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रहेगा। अंग्रेजों के अत्याचार अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से आप पॉजिटिवली इसे कंक्लूड करके इस क्वेश्चन को आगे निकल सकते थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है और भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना करो। तो सबसे पहले तो पुनर्जागरण होता क्या है। पुनर्जागरण होता है दोबारा से जगाना, या पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जगाना। जगाना कैसे? विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य, यूरोपीय भाषाओं का विकास, ठीक है। इन सब के प्रति आपको अपने दृष्टिकोण में जो चीजें आपके अतीत में थी उनको आपको दोबारा लेकर आना है। जो मूल्य आपने, वैल्यूज आपने खो दिए विदेशी आक्रांताओं या विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, उन मूल्यों को आपको समाज में पुनः स्थापित करना है, ठीक है। तो मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में प्राचीन आदर्श एवं जीवन मूल्यों को भुला दिया गया था, या उनको रूढ़ियों, अंधविश्वासों, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के स्वार्थों की परत ने ढक लिया। उन मूल्यों को समाज में दोबारा पुनः स्थापित करना क्या था? पुनर्जागरण। अब कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना। अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई थी। प्राच्यवादियों ने भारत के अतीत को गौरवशाली बताया। नारे सुने हैं ना, अतीत की ओर, पीछे अतीत की ओर लौटो, काफी सारे ऐसे ना, वेदों की ओर लौटो, इस तरह के काफी सारे नारे थे। तो अपने मूल्यों को क्या था? हमें दोबारा से रिवाइव करना है ना। उत्कृष्ट रचना और साहित्य भी इस समय आए जिन्होंने भारत में पुनर्जागरण की भाव को मजबूत किया। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी थी, मात्र 200 वर्ड्स में, ठीक।
उसके बाद जो आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको क्या डालना था, इसमें महाकौशल क्षेत्र एमपी का जो जबलपुर क्षेत्र है बेसिकली उसकी बात की जा रही है। तो इसमें जो लिखना था वो लिखना था कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया, जो जिसने राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त किया, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में भी देखा गया। महात्मा गांधी ने 1921 में देश का ऐतिहासिक दौरा किया और इसी कड़ी में वह 5 मार्च 1921 को पहली बार जबलपुर आए। पंडित सुंदरलाल जी जो थे उस समय, पंडित सुंदरलाल तपस्वी जी, इस समय वो महाकौशल के कांग्रेस अध्यक्ष थे। गोल बाजार में गांधी जी ने भाषण दिया। असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों के अनुरूप ही महाकौशल क्षेत्र में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, खादी प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा, अछूतों का उद्धार और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया। तो इस जो आपको बताया गया, इस आवरण के आलोक में आपको इस क्वेश्चन के आंसर को जो है कंप्लीट करना था इस क्वेश्चन पेपर के लिए। यह इस क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वो पूछा है निमाड़ और मालवा की लोक चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें निमाड़ में आपको सबसे पहले दोनों की अलग अलग एक एक पैराग्राफ में दोनों चित्रकलाओं की विशेषता आपको इसमें वर्णित करनी थी। जैसे कि निमाड़ में लोक चित्र विविध अवसर पर बनाए जाते थे। थापा, ये थापा क्या था, ये थापा जो था ये शैली सप्तमी पर हाथ से थापा लगाया जाता था। खोपड़ी पूजा, तो इसमें क्या था, देव प्रबोधिनी 11 पर खोपड़ी पूजन किया जाता था। इरथ, विवाह में कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती थी। पगलिया, प्रथम शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता था। या कंचली भरना, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचली भरी जाती थी। एक और था जिरौली, हरियाली अमावस्या के भित्ति चित्र बनाया जाता था। तो ये क्या था, ये इनकी स्पेशलाइजेशन थे जो ये लोग बनाते थे। ऐसे ही मालवा में पर्व, त्योहार, उत्सव एवं व्रत की पारंपरिक लोक चित्रकला में हरियाली अमावस्या पर दिवासा, नाग पंचमी पर नाग चित्र, जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म के भित्ति चित्र, श्राद्ध पक्ष में संजा, नवरात्रि में नवरत, दशहरे पर भूमि चित्र, दिवाली पर गेरू खड़िया की मांडने तथा रंगोली इत्यादि की प्रथा थी। तो ये चीजें आपको इसके अंदर लिख के आनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आपको डालना था कि अहिल्याबाई होलकर सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी। इन्होंने माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, भूखों के लिए अन्य क्षेत्र खोले। अपने जीवन काल में ही जनता इन्हें देवी समझने लगी। अहिल्याबाई होलकर को एक ऐसी महारानी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। इसलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने उनकी अनेक प्रतिमाएं बनवाई। उनके नाम से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। इसके आसपास आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो सामने पूछा गया है, हिस्ट्री पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये कि 1857 के विद्रोह में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के योगदान के विषय में आपसे पूछा गया है। तो इनका क्या था कि ये थे क्या, क्या किया इन्होंने, उसके बारे में पिन पॉइंटेड आपको बता देते हैं कि 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत क्रूर था। वह इलाके के छोटे राजाओं, जमींदारों को परेशान किया करता था और मनमाना कर वसूला करता था। इस पर तत्कालीन गोंडवाना राज्य, जो कि मौजूदा जबलपुर और मंडला का इलाका था, वहाँ के राजा थे शंकर शाह और उनके पुत्र थे रघुनाथ शाह। इन्होंने अंग्रेज कमांडर क्लार्क के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दोनों लोगों ने आसपास के राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ एकत्र किया। ये दोनों बाप बेटे जो थे वो बहुत अच्छे कवि थे, इसीलिए इन्होंने अपनी कविताओं के जरिए राज्य के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। सुदृढ़ सैन्य बल का इन पर अभाव था, इतनी कुशल सेना नहीं थी कि अंग्रेजों का सामना कर सके। तो इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया, लेकिन षड्यंत्रों को इनसे भय था। तो इस भय के कारण
अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और भरे बाजार में जबलपुर कमिश्नरी के सामने 18 सितंबर 1857 को पिता और पुत्र को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया। तब से हर वर्ष 18 सितंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीजें आपको इस क्वेश्चंस के अंदर लिख के आनी थी। तो आपका जो इतिहास का जो एनालाइज था वो आपका लगभग यह था। इसके आसपास अगर आप क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कर आए हैं तो आपका पेपर काफी अच्छा रहा है। कुछ इसमें चीजें प्लस माइनस और भी हो सकती हैं। हर व्यक्ति अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, उसके अनुसार वो चीजों को ग्रहण करेगा और उन्हें प्रकट करेगा। तो थोड़ा सावधान रहिए, तैयारी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए, तो सफलता आपसे अधिक दूर नहीं है। चलिए अगले वीडियो में आपसे नेक्स्ट पोर्शन को लेकर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।